का, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ इस प्रकार के धागे नुमा संरचनाएं भी देखने के लिए मिलेंगी, और इन धागे नुमा संरचनाओं को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है, धागे, या क्रोमेटिन भी कह सकते हैं हम, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स लिख लेंगे, थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें समझ में आया है कि जो प्रत्येक केंद्रक होगा उसके अंदर हमें कितने पार्ट देखने के लिए मिलेंगे? 4। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियर सैक, या इसका एक नाम ये और अच्छा है, फेमस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड पार्ट न्यूक्लियोलस, और फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन थ्रेड्स। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब हम एक एक करके इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। ध्यान देंगे, केंद्रक के जीव द्रव्य को हम, जो केंद्रक के अंदर का लिक्विड है, उसे क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तथा इसके चारों ओर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डबल मेम्ब्रेन के रूप में होगा, 2 परतों के रूप में होगा, और दोनों परतें दूसरी मेम्ब्रेन के समान ही ये लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, अर्थात लिपिड और प्रोटीन की। तो हमें समझ में आया है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बनी है? लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन, या इसे लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। बाह्य कला जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती है, और इस प्रकार केंद्रक की 2 परतों के बीच का स्थान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 परतों के बीच के स्थान से जुड़ा होता है। मतलब क्या है? देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का भाग ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी ये मेम्ब्रेन है। तो हम ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जो इसके बीच का स्थान है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच के स्थान से आपस में जुड़ा हुआ है, अर्थात जो इनके अंदर फ्लूइड होगा वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी फ्लूइड होगा। समझ में आ रही है? उसके बाद बताया है अंतः झिल्ली जो इनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे लेमिन्स नामक कुछ तंतु प्रोटीन की जालिकाएं बनी हुई होती हैं। हाँ, इस बात को अब हम देखते हैं। इनर मेम्ब्रेन है ये, इस इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की ओर इस प्रकार देख लें जरा, इस प्रकार समझ पा रहे हो ये कैसी संरचनाएं बनती चली आ रही हैं? जैसे मधुमक्खी का छत्ता, यहां पर भी यहां पर भी मैं एक साइड में दिखा रहा हूं, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन में अंदर की ओर इस प्रकार से जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है इस प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। समझ में आ रही है बात? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की ओर क्या देखने के लिए मिलती है? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान
संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं जिन्हें न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना। जबकि ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर बात? अब ये जो न्यूक्लियर लैमिना है, यही जो न्यूक्लियस के अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है, या अम्ल पाया जाता है, उसका सिक्रेशन यही करेगा न्यूक्लियर लैमिना। और जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, इन्हें भी ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और दूसरा, यही न्यूक्लियर लैमिना इस केंद्रक के लिए कंकाल की तरह कार्य करेगा, अर्थात उसे डेफिनेट शेप दिलाएगा, निश्चित शेप दिलाएगा। तो हमें न्यूक्लियर लैमिना के बारे में समझ में आया है, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। उसके बाद हम और ध्यान देंगे कि ये जो छिद्र पाए जा रहे हैं, कहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। इन छिद्रों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, छिद्र है। इन्हीं छिद्रों की सहायता से मान लो ये बोर्ड मैंने पूरा कोशिका मान रखा है और उस कोशिका के अंदर क्या है? ये केंद्रक। तो कोशिका से पदार्थ बाहर जाने हो, अंदर जाने हो, या न्यूक्लियस से बाहर जाने हो, तो उन सभी पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो न्यूक्लियर पोर की सहायता से होता है। लेकिन न्यूक्लियर पोर के ऊपर भी ध्यान देंगे, जो न्यूक्लियर पोर है, उस न्यूक्लियर पोर पर भी, सभी न्यूक्लियर पोर पर इस प्रकार की एक गोल, ठीक है, स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो इन पोर को, ठीक है, खोलने और बंद यानी कि कैप की तरह कार्य करेगी। ठीक है, कि कौन से पदार्थ को कब बाहर भेजना है या निकालना है वो न्यूक्लियर पोर की सहायता से होगा, और ये न्यूक्लियर पोर पर क्या पाए जाएंगे? कैप पाए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होगी, इनर मेम्ब्रेन में अंदर की ओर न्यूक्लियर लैमिना होगा जो एसिड को रिलीज करेगा, क्रोमेटिन थ्रेड्स को डेफिनेट स्थान देगा और न्यूक्लियस को वो बिल्कुल निश्चित स्थान प्रदान कराएगा। ये सारी की सारी बातें हम न्यूक्लियर लैमिना की समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब दूसरा पार्ट आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेल। तो ध्यान देंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को या द्रव को हम न्यूक्लियर सेल या कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक तरल पदार्थ है जिसके अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जा रहे हैं और दूसरा न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर सेप होगा, कैरियोप्लाज्म होगा, ये मोस्टली बना हुआ होगा प्रोटीन का। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो ये लिक्विड है वो मैक्सिमम पार्ट है प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, आरएनए पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे, ये सारी चीज पाई जाएंगे। मेन पार्ट है प्रोटीन, आरएनए, ठीक है, राइबोसोम, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी किसके अंदर? न्यूक्लियर सेल के अंदर। ये बात हमें क्लियर हो रही है।
दूसरी बात ध्यान देंगे